नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वेरियर टीम 450 पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग रोज़ इस चैनल के माध्यम से 10th के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाय चैप्टर समझते हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में मतलब कि साइंस में चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 6 देखने वाले हैं। इससे पहले आपको पार्ट 5 तक आप लोगों को दे दिया गया होगा, तो आई होप कि आप लोग पार्ट 5 तक देख कर आए होंगे। पार्ट 5 में हम आप लोगों को बताए थे कि गोलीय दर्पण में कुछ प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब वो वस्तु कहाँ रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके कुछ नियम बताए थे। प्रतिबिंब की स्थिति नहीं बताए थे, प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसका कुछ नियम बताए थे। तो आज उसके आगे प्रतिबिंब कहाँ रखने पर, वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा गोलीय दर्पण में, उसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देर की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। तो आज हमारा होने वाला है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 6 हमारा होने वाला है। पार्ट 6 हमारा होने वाला है। तो उसमें हम लोग पार्ट 5 में, आप इससे पहले पार्ट 5 में हम 5 तक हम लोग देख लिए थे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम, कुछ नियम को हम लोग समझे थे पार्ट 5 में। तो आई होप कि आप लोग पार्ट 5 को देखकर ही आए होंगे, तब आप लोगों को पार्ट 6 समझ में आएगा। तो गोलीय दर्पण के वस्तु और प्रतिबिंब बनने की स्थिति, गोलीय दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ, माफ़ करिएगा, वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है अवतल, दूसरा हो जाता है उत्तल। तो पहले हमारा आ जाएगा अवतल और दूसरा हो जाएगा उत्तल। तो पहले हम लोग अवतल में समझ लेते हैं कि अवतल में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है अवतल में। तो अवतल को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अवतल में सबसे पहला पॉइंट आता है कि वस्तु को रखें अनंत पर, मतलब कि अनंत पे वस्तु, मतलब कि एकदम उसका कोई पता ही नहीं है कि वस्तु कहाँ है, मतलब कि अनंत इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। तो वहाँ से किरणें, जो वस्तु से जो किरण आएगी वहाँ से समांतर किरण आएगी। मान लीजिए यहाँ एकदम अनंत पे वस्तु है तो वहाँ से किरण आएगी, जब भी आएगी तो समांतर आएगी। तो अनंत से जो किरण आती है वह समांतर आती है। चूँकि आप लोगों को इस पार्ट 5 में बताए थे कि यदि अवतल दर्पण में किरण समांतर आ रहा है तो परावर्तन के बाद फोकस पे जाकर मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ से अनंत से किरण जब दर्पण से टकराती है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे आकर मिल जाती है। तो फोकस पे मिलेगा तो जहाँ ये परावर्तन के बाद मिलेगा वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अनंत से आ रहा है तो यहाँ पे फोकस पे बनेगा। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा। आई होप कि आप लोग पहला समझ गए होंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। इसको आप लोग याद करिएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अनंत पर रखा वस्तु बहुत बड़ा होता है और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है, अत्यधिक छोटा होता है। इसको आप लोग याद करिएगा कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है और वह अत्यधिक छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। तो आई होप कि आप लोग पॉइंट 1 समझ गए होंगे कि अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है पॉइंट कि फोकस और कर्वेचर के बाद, पहले तो हमारा फोकस था, माफ़ करिएगा अनंत पे था, तो अनंत के बाद हम लोग आ जाएंगे कर्वेचर और, माफ़ करिएगा, वक्रता केंद्र। कर्वेचर इसी को कहते हैं, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो सी के पीछे अनंत के बाद चूँकि सी आता है, सी के पीछे आएगा अनंत के बाद हमारा आ जाएगा किसी खास, वह तो अनंत पर था, मतलब कि उसका मान इन्फिनाइट था। अब हमको इन्फिनिटी, मतलब कि फिनिट, निश्चित कोई जगह पे है तो सी के पीछे ही होगा। तो सी के पीछे आएगा तो सी के पीछे रखने पर वस्तु, जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो जब वस्तु सी से पीछे हो, अनंत और सी के बीच हो, तो वहाँ से भी किरणें ऐसे जाएगा,
देखिए किरण यहाँ से ऐसे गया और परावर्तन के बाद ऐसे यहाँ से फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया। चूँकि एक किरण यहाँ से समांतर गया और परावर्तन के बाद एफ से निकल गया। चूँकि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन से बाद एफ, जब किरणें समांतर टकराती है तो एफ से गुजरती है। इसको आप लोग पार्ट 5 में देखे होंगे कि परावर्तन के बाद समांतर किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। और यहाँ से एक किरण वस्तु से एक किरण कर्वेचर से जाती है, वस्तु से एक किरण कर्वेचर से जाती है, वस्तु से एक किरण कर्वेचर से जाएगी। तो वस्तु से एक किरण कर्वेचर से जाएगी तो देखिए यहाँ से यह किरण कर्वेचर से आया तो यहाँ आकर मिल गया। तो इन दोनों को, यह किरण और यह किरण दोनों के कटान बिंदु को ही प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाते हैं। हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। तो प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं, प्रतिबिंब को हम लोग इमेज कहते हैं। तो इमेज को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसको ओ से हम लोग डिनोट करेंगे। जब वो यहाँ हो तो इमेज हमारा यहाँ बनेगा। चूँकि यह सीधा और वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है। तो कोई पूछेगा कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बोलिएगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब देखिए यहाँ सी और एफ के बीच बना है, वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ वस्तु से देखिए यहाँ बड़ा है और यह इतना छोटा है तो वस्तु से छोटा बनेगा। कोई पूछ दे कि जब वस्तु कर्वेचर से पीछे हो, जब वस्तु सी से पीछे हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब वस्तु सी से पीछे हो मतलब कि वक्रता केंद्र से पीछे हो तब उसका प्रतिबिंब सी और एफ से बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना छोटा है। वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा बनेगा। आई होप कि आप लोग तीनों पॉइंट, ये पहला छोटा बनेगा, दूसरा उल्टा बनेगा, तीसरा सी और एफ के बीच बनेगा। यही हो गया प्रतिबिंब का स्थिति। तो आई होप कि आप लोग पॉइंट नंबर 2 भी, प्रतिबिंब का दूसरा स्थिति भी समझ गए होंगे। फिर हमारा आता है अवतल दर्पण में तीसरा स्थिति। तीसरा स्थिति क्या होता है, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र मतलब कि सी, तो वस्तु जब सी पर हो तब क्या होगा। तो देखिए सी पर जब होगा ना तो सी से एक समांतर किरण यहाँ पैरेलल किरण यहाँ पर आएगा और अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद एफ से जाकर यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे चल गया, यह सीधे चलते जाएगा, यह सीधे ऐसे चलते जाएगा। और फिर एक किरण यहाँ से, फिर एक किरण वस्तु से फोकस से होते हुए यहाँ पे फोकस से जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से एक किरण फोकस से होते हुए गुजरेगा। तो जो भी किरण दर्पण में फोकस से गुजरता है वो परावर्तन के बाद पैरेलल हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के बाद पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल होने के बाद यह इस लाइन में चला जाएगा। तो इसी के कटान बिंदु को हम लोग, जो इसका कटान बिंदु और इसके कटान बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ पे यह दोनों रेखा कट गया वहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब इसका यहाँ बन रहा है, मतलब कि सी के ठीक नीचे, सी के ऊपर वस्तु रखने पर सी के नीचे वस्तु बनता है। वस्तु इतने बराबर साइज का होता है। सी पर जब वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र पर जब कोई भी वस्तु रखेंगे तो वह उसके साइज के बराबर ही होगा। यह सीधा वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा। तो कोई पूछ दे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु उल्टा, माफ करिएगा, वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वस्तु के समान साइज का वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। वो यहाँ पे था कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, पर यहाँ पे वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु सी पर है तो प्रतिबिंब सी पर ही होगा। तो आई होप कि आप लोग पॉइंट नंबर 3 प्रतिबिंब का तीसरा स्थिति भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद आ जाता है चौथा स्थिति एफ और सी के बीच। यहाँ सी तक हम लोग चल लिए, अब हम लोग चलेंगे सी और एफ के बीच। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच कोई वस्तु रखें, यहाँ पे एक वस्तु रख दे और वस्तु को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। तो ओ से डिनोट किए तब यहाँ से एक किरण पैरेलल गया और परावर्तन के बाद एफ से गुजरेगा। कोई भी किरण पैरेलल जाता है तो परावर्तन के बाद एफ से गुजरता है। तो यहाँ पे एफ से गुजरा, एफ से यहाँ से गुजरा तो यह ऐसे
ऐसे जा रहा है। अब एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से, चूँकि एक बताए थे कि यहाँ वस्तु से एक किरण वक्रता केंद्र से जाता है, तो एक किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगा। तो इसी दोनों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इस रेखा और इस रेखा के कटान बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति कहते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले तो वस्तु हमारा कहाँ है? जब वो वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु माफ़ करिएगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच यहाँ पे है, तो सी और एफ के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा। पहले तो हम लोग कहेंगे कि वस्तु जब सी और एफ के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा, मतलब कि वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होगा। देखिए वस्तु यहाँ पे छोटा है और प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा है, तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में सारा का प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग लिखेंगे, प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग लिखने लगेंगे। तो प्रतिबिंब का स्थिति पहला का क्या हो जाएगा? फोकस पे एफ पर, पॉइंट नंबर 1 पहला का हो जाएगा एफ पर। दूसरा हो जाएगा कि छोटा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और दूसरा हो जाए, तीसरा हमारा हो जाएगा उल्टा, एकदम छोटा नीचे बने बनता है, एकदम छोटा उल्टा बनता है। यह भी हमारा उल्टा हो जाता है, उल्टा। फिर हमारा दूसरा का वैसे ही हो जाएगा, पहला उल्टा, तो उल्टा इसमें भी हो जाएगा, उल्टा इसमें भी हो जाएगा, और छोटा इसमें, वस्तु से छोटा इसमें भी है। देखिए वस्तु यहाँ पे इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो छोटा कहेंगे। फिर यहाँ पे केवल स्थिति इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सी और एफ के बीच हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे सी और एफ के बीच। जब वस्तु सी से पीछे हो, सी और अनंत के बीच हो, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। फिर आ जाता है हमारा सी पे, जब वस्तु सी पे हो, मतलब कि वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। केवल इसमें हो जाता है उल्टा, उल्टा होता है, समान आकार का होता है, समान आकार का होता है और उल्टा होता है, और वक्रता केंद्र पर ही होता है, वक्रता केंद्र पर होता है। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। पहले तो प्रतिबिंब उल्टा हो जाएगा, दूसरा समान आकार का होगा, और तीसरा वक्रता केंद्र यानी कि सी पर ही होगा। तो तीसरा में यह था। चौथा में ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा? चौथा में हम लोग देखें कि चौथा में भी हमारा प्रतिबिंब सबसे पहले उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे मने है तो उल्टा है, उल्टा है। फिर हमारा आ जाएगा, उल्टा तो है ही, फिर हो जाएगा स्थिति। देखिए स्थिति आ जाएगा सी के पीछे, सी के पीछे हो जाएगा। जब वस्तु सी के आगे हो तो प्रतिबिंब सी के पीछे बनेगा, जब वस्तु सी से आगे हो तो प्रतिबिंब सी से पीछे बनेगा, जब वस्तु सी से पीछे हो तो प्रतिबिंब सी के आगे बनेगा। इसको हम लोग आप लोग को ट्रिक से बताएंगे, अभी केवल समझिए। जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, यहाँ पे हो छोटा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा बनेगा। जितना बड़ा यहाँ पे मान लीजिए इतना बड़ा यहाँ पे वस्तु रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब और बड़ा बनेगा, मतलब कि वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा बात उल्टा होगा, और स्थिति हो जाएगा सी से पीछे। जब वस्तु सी से आगे हो, सी और एफ के बीच हो, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा। आई होप कि आप लोग चौथा पॉइंट को समझ गए होंगे। उसके बाद आ जाता है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा क्या हो जाता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो तब क्या होता है? जब वस्तु फोकस पर है, देखिए जब वस्तु फोकस पर है तो यहाँ से एक किरण चलता है समांतर, और समांतर चलने के बाद जब समांतर किरण, कोई वस्तु से समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, तो देखिए यहाँ से एक समांतर किरण आया और परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया, और एक किरण वस्तु से कर्वेचर से होते हुए यहाँ से जा रहा है। तो देखिए यह बहुत दूर जाकर कहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग दोनों को देख रहे हैं कि समांतर है, समांतर है। देखिए यहाँ समांतर का साइन है, यह दोनों कहीं पे अभी मिलने की संभावना पैदा नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चूँकि अनंत पर देखिए यहाँ नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका वस्तु बहुत बड़ा हो जाएगा,
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि जब वस्तु F पर हो, जब वस्तु F पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, पहला बात। दूसरा बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, दूसरा बहुत बड़ा होगा, तीसरा उल्टा होगा। उल्टा बोले तो आप लोग समझिएगा कि काल्पनिक होगा। उल्टा का मतलब हो जाता है काल्पनिक और वास्तविक का मतलब होता है सीधा। तो ये जितने भी प्रतिबिंब थे सब उल्टा है। देखिए सब वस्तु से नीचे यहाँ पे एकदम छोटा प्रतिबिंब बना, एकदम छोटा। देखिए यहाँ पर भी उल्टा प्रतिबिंब बना है, तो उल्टा को हम लोग काल्पनिक कहते हैं। यहाँ पे भी उल्टा प्रतिबिंब बना है तो इसको हम लोग काल्पनिक कहेंगे। यहाँ पर भी उल्टा प्रतिबिंब बना है तो इसको भी हम लोग काल्पनिक कहेंगे। और यहाँ पर भी उल्टा बना है तो इसको भी हम लोग काल्पनिक कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अवतल दर्पण में 6 स्थिति होता है, तो 5 स्थिति को हम लोग जान लिए। पहले 5 स्थिति को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, फोकस पर बनेगा। और उसका जो साइज होगा, प्रतिबिंब का जो साइज होगा यानी आकार होगा वो वस्तु से बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। और प्रतिबिंब उल्टा होगा यानी कि काल्पनिक होगा। पहला ख़त्म हो गया, पहला आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा हमारा जाता है कि जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, मतलब कि वस्तु C और अनंत के बीच हो। जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, अनंत और C के बीच हो, जब वस्तु C से पीछे हो तब उसका प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। यहाँ पे वस्तु से छोटा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। जब माफ़ करिएगा, फिर से समझते हैं। जब वस्तु C से पीछे होगा तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, और जब वस्तु C से आगे आ गया तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। देखिए यहाँ पे वस्तु C से आगे आ गया तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। यहाँ पे भी देखिए वस्तु C से आगे आ गया तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो जब वस्तु C से, इसको आप लोग एक ट्रिक से याद करिएगा कि जब वस्तु C से आगे हो, वस्तु जब C से आगे हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जब वस्तु C से आगे हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और जब वस्तु C से पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा साइज के लिए कि जब वस्तु C से आगे हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जब वस्तु C से पीछे हो तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। इसको आप लोग ट्रिक से समझ जाइएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि दूसरा समझ गए होंगे कि जब वस्तु F और C के बीच हो तो उसका, तो पहला तो उसका काल्पनिक होगा यानी कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा वस्तु के आकार से छोटा होगा, और तीसरा C और F के बीच बनेगा। फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है, तीसरा नियम आ जाता है, तीसरा स्थिति आ जाता है कि वस्तु जब C पर हो यानी कि खुद वक्रता केंद्र पर हो, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। यह जितना साइज का है उतना साइज का ही बनेगा, बस फर्क इतना है कि यह सीधा है और यह उल्टा है। तो इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अवतल दर्पण में 5 स्थिति ऐसा आता है कि जो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक है। उल्टा मतलब कि काल्पनिक, उल्टा मतलब कि यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है और यहाँ पे भी उल्टा है। तो सभी में हमारा 5, इन पाँचों में, वो अवतल दर्पण में 5 स्थिति में हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। केवल एक स्थिति जब आता है, जब वस्तु F से आगे जाता है तो हमारा वास्तविक आता है। उसको हम लोग अभी देखते हैं। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे C पे बना तो C पे ही बना, केवल फर्क इतना है कि वस्तु सीधा और प्रतिबिंब उल्टा है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि जब वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और काल्पनिक बनेगा। आई होप कि आप लोग तीसरा स्थिति भी समझ गए होंगे। फिर चौथा स्थिति कहता है कि वस्तु जब C और F के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनता है, मतलब कि C के पीछे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे वस्तु छोटा है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा होता है, मतलब कि काल्पनिक होता है। तो आई होप कि आप लोग चौथा समझ गए होंगे कि जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब C और अनंत के बीच बनेगा। वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब उल्टा है।
वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। इसको आप लोग ट्रिक से याद करिएगा कि जब वस्तु सी से आगे हो, देखिए जब वस्तु सी से आगे हो तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, और जब वस्तु सी से पीछे हो तो प्रतिबिंब उसका छोटा बनेगा। आई होप कि आप लोग 4 स्थिति समझ गए होंगे। 5वां स्थिति कर रहा है कि जब वस्तु एफ पर हो, यानी कि जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो उसको हम लोग देखते हैं। जब वस्तु एफ पर यानी कि फोकस पे, जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, मतलब कि उसका स्थिति अभी नहीं जाना जा सकता, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चूँकि दोनों किरण समांतर जाता है, इसकी सत्ता मतलब कि इसकी कटने की, प्रतिच्छेद होने की संभावना बहुत कम रहती है। इसी कारण इसको हम लोग अनंत पे मानते हैं। अनंत पे बनेगा तो चूँकि यह दोनों कहीं जाकर मिलेगा, तो इसी कारण इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु एफ पर हो, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे हो तब उसका प्रतिबिंब पहला बार तो उल्टा बनेगा, दूसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और तीसरा अनंत पे बनेगा। तो आई होप कि आप लोग इन 5 पॉइंट को समझ गए होंगे। इसके बाद एक स्थिति और आता है जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक स्थिति और आता है कि जब वस्तु छठा आ जाता है हमारा, यहाँ पे देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच हो, इसको हम लोग एम और एम डैश से दर्शाते हैं। चूँकि अब मिरर है इसीलिए इसको हम लोग एम और एम डैश से समझाते हैं। यह हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया ध्रुव, इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। इसको यह आप लोग को बताए थे कि यह हमारा होता है ध्रुव, तो इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं। यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह हमारा फोकस हो गया, और यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो इधर से हम लोग चल रहे थे वस्तु को लेकर, तो अनंत से हम लोग देख लिए, अनंत के बाद हम लोग देख लिए वक्रता केंद्र पर देख लिए, और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच के स्थिति को देख लिए, फोकस पर देख लिए। अब हम लोग फोकस से पहले वाले को देखते हैं। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, इसको हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया वस्तु को हम लोग वो से दर्शाते हैं। यह हमारा हो गया ध्रुव, तो जब वस्तु एफ है, यह हमारा एफ यानी कि फोकस हो गया। जब वस्तु एफ और पी के बीच हो तो यहाँ पे हमारा यह वस्तु हो गया। तो यहाँ से एक समांतर किरण जाएगा दर्पण की ओर, तो दर्पण की ओर एक समांतर किरण गया। चूँकि हम आप लोगों को बताए थे कि अवतल दर्पण में जब कोई समांतर किरण जाता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। तो यहाँ से यह परावर्तित करेगा तो यह फोकस से जाकर गुजरेगा, या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे वस्तु है, वस्तु से एक समांतर किरण निकलेगा और वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। तो यहाँ से फोकस से होते होते गुजर गया। एक दूसरा बात आप लोग को बताए थे कि एक किरण वक्रता केंद्र से निकलती है, और वह फोकस पे जाती है। माफ़ करिएगा, एक किरण वक्रता केंद्र से निकलती है और वह वस्तु से होते हुए जाती है। तो एक किरण वक्रता केंद्र से निकली और वह वस्तु से होते हुए चली गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे यह ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इसका इधर बनने का, चूँकि यह दोनों का साइज बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे इतना साइज है, तो यहाँ पे इतना, मतलब कि इसके प्रतिच्छेद होने की संभावना कहीं भी नहीं है। इधर तो इसका प्रतिबिंब बनने की संभावना नहीं है, चूँकि इनके दोनों बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए यहाँ से एक किरण भेजे वस्तु पर, पहला तो एक किरण हमारा समांतर गया और परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए गुजर गया। दूसरा किरण हम लोग वक्रता केंद्र से वस्तु पे डालें तो वह उसी पे लौट जाता है। आप लोगों को बताए थे कि जब वक्रता केंद्र से कोई किरण निकलता है तो वह उसी पे वापस लौट जाता है।
तो वह उसी पे वापस लौटा, तो इधर ऐसे गया, तो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जा रही, ऐसे होते जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ दूरी बढ़ रहा है, इसी कारण यह दोनों आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, यह दोनों आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं बनेगा। तो क्या इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा? जब यह दोनों आपस में इधर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब इसका वास्तव में इसका दोनों रेखाएं इसका इस प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसका इधर प्रतिबिंब न बनकर हम लोग ऐसा आभास करते हैं कि यह दर्पण के पीछे जाकर किसी बिंदु पर मिल रहा है, ऐसा हम लोग आभास करते हैं। यह वास्तव में नहीं होता है, वास्तव में इसका प्रतिबिंब ऐसा नहीं होता है, वास्तव में तो प्रतिबिंब इसका इधर ही बनता है, और यह ऐसा संभव यहाँ पे नहीं है, संभव इधर नहीं है। इसी कारण इसको हम लोग आभास करते हैं कि इसका जो किरण यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे हम लोग त्रुटि रेखा से दर्शाते हैं और ऐसा आभास करते हैं कि दर्पण के पीछे जाकर एक बिंदु पर यह दोनों मिल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब को महसूस करते हैं, आभास करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। तो आई होप कि आप लोग प्रतिबिंब की स्थिति समझ गए कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, वस्तु जब F और P के बीच था, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच था, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना। पहला तो हो जाएगा दर्पण के पीछे, तो चूँकि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है और सीधा बन रहा है, तो लिखेंगे सीधा। जब सीधा बनता है तो उसको हम लोग वास्तविक कहते हैं। माफ़ करिएगा, उल्टा उस समय हम लोग से गलती बोला गया था। जब दर्पण से पीछे बन रहा है तो यह हमारा हो गया काल्पनिक। उस समय मुझसे गलती हो गई थी, माफ़ कर दीजिएगा। जब दर्पण से पीछे बनता है तो उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। वो दर्पण से जब इधर बनेगा तो हम लोग उसको वास्तविक कहेंगे। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक रहेगा जो प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा वह मतलब समझिए कि वह उल्टा होगा, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वह समझिए कि सीधा होगा। तो यहाँ पर यह सीधा है तो यह काल्पनिक हो गया। जो दर्पण से पीछे बनता है उसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं। वहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, उसके लिए हमको माफ़ करिएगा। वहाँ पे हम आप लोग को बता दिए थे कि वही काल्पनिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि जब वस्तु F और P के बीच हो, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी कि काल्पनिक बनेगा। दूसरा दर्पण के पीछे बनेगा। तीसरा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। देखिए, वस्तु से बड़ा है, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। तो पहला हो गया कि वस्तु से बड़ा है, दूसरा हो गया कि काल्पनिक है, और तीसरा हो गया कि दर्पण के पीछे है। तो यही छठा यह स्थिति दर्शा रहा था कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। तो आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग कुछ ट्रिक से माध्यम से समझते हैं अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में जब वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ बनेगा, उसको हम लोग कुछ ट्रिक से समझते हैं। तो देखिए, इसमें C और F से संबंध चलता है। जब वस्तु C पर हो, माफ़ करिएगा मार्कर ठीक से नहीं कर रहा है, जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। जब वस्तु C से पीछे हो, जब वस्तु C से पीछे हो, मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है। जब यह अवतल दर्पण है तो यहाँ से आप लोग C से समझिएगा। C से हम लोग ट्रिक लगाते हैं कि जब वस्तु C पर हो तो C पे ही बनेगा, C पर हो तो C पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। C पर रहेगा तो वो समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा। C पर रहेगा तो वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा। जब C से पीछे आ गया, जब वस्तु C से पीछे चला आएगा, जब C से पीछे चला आएगा तो वस्तु हमारा C से आगे माफ़ करिएगा, जब वस्तु C से पीछे है तो प्रतिबिंब हमारा C से आगे बनेगा। जब वस्तु C से पीछे है तो प्रतिबिंब हमारा आगे बनेगा, और जब वस्तु C से आगे है तो प्रतिबिंब हमारा C के पीछे बनेगा। इसको आप लोग ट्रिक से C से याद करिएगा।
कि जब वस्तु सी से पीछे हो तो प्रतिबिंब सी के आगे बनेगा, और जब वस्तु सी से आगे हो तो प्रतिबिंब सी से पीछे बनेगा। यह एक ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है कि जब वस्तु वास्तविक है, जो वस्तु वास्तविक है वह उल्टा होता है। वास्तविक मतलब कि उल्टा। अवतल दर्पण में आप लोग वास्तविक मतलब उल्टा समझिएगा, और काल्पनिक मतलब सीधा समझिएगा। यह ट्रिक है कि जब वास्तविक बोलेंगे तो समझिएगा कि उल्टा प्रतिबिंब है, और जब काल्पनिक बोले तो समझिए कि उसका सीधा प्रतिबिंब है। तो इसको हम लोग सी से समझ लिए कि जब सी से पीछे हो, सी से जब पीछे हो तो सी से आगे बनेगा, और जब सी से आगे हो तो सी से प्रतिबिंब, माफ करिएगा, जब वस्तु सी से पीछे हो तो प्रतिबिंब सी से आगे बनेगा, और जब वस्तु सी से आगे हो तो प्रतिबिंब सी से पीछे होगा। इसको हम लोग देखते हैं कैसे यहाँ पे हम लोग, माफ़ करिएगा मार्कर ठीक से नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हो गया हमारा एफ है और यहाँ हो गया हमारा सी। तो सी वाला का हम लोग जान लिए कि सी वाला को सी पे ही बनता है। इसको तो हम लोग जान लिए कि सी वाला का सी पे ही बनता है। तो पहला हम लोग समझ गए कि सी वाला का सी पे ही बनता है, सी वाला का सी पे ही बनता है, इसको हम लोग समझ गए। अब हमारा दूसरा आता है अनंत पर। अनंत से जो आता है उसका किरण हमारा बनता है फोकस पे, अनंत से जो आता है उसका बनता है फोकस से। तो अनंत का संबंध हो गया, इसको हम लोग समझ गए, वास्तविक मतलब उल्टा और काल्पनिक मतलब सीधा। तो इसको हम लोग ट्रिक से समझते हैं कि अनंत का संबंध होता है फोकस से, अनंत का संबंध है फोकस से, अनंत का संबंध है फोकस से, पहला हो गया। और अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा। जब वस्तु यहाँ से देखिए, जब वस्तु अनंत और सी के बीच होगा, जब वस्तु सी और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनता है। यह भी हम लोग देख लिए थे कि जब वो अनंत और सी के बीच हो तो वस्तु सी और एफ के बीच बनता है। दूसरा पॉइंट यह हो गया। तीसरा हो जाता है कि जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पे बनता है, क्योंकि सी का संबंध सी से, अनंत का संबंध फोकस से, अनंत का संबंध फोकस से, सी का संबंध सी से। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा सी और एफ के बीच। जब देखिए, जब अनंत और सी के बीच था तो एफ और सी के बाद था। अब यहाँ पे वस्तु आ गया सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा अनंत और सी के बीच। उल्टा चलता है, अनंत और सी के बीच। जब वस्तु अनंत पे था तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पे था, जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे था। जब वस्तु अनंत और सी के बीच था तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और कर्वेचर वक्रता केंद्र के बीच था। जब वस्तु सी पर था तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर था। जब वस्तु सी और एफ के बीच था तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच था। और एक पाँचवा आ जाता है हमारा कि जब वस्तु अनंत, माफ करिएगा, जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग, आप लोग कैसे याद करिएगा कि अनंत का संबंध फोकस से, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनंत का संबंध फोकस से, अनंत का संबंध फोकस से। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब अनंत पे। दूसरा आ जाता है कि जब वस्तु अनंत और कर्वेचर के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस और कर्वेचर के बीच। जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच, और जब वस्तु एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच। तो इसका संबंध हो गया। यह दोनों देखिए, जब अनंत और सी के बीच था तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बना, और जब वस्तु एफ और सी के बीच है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच बना। और तीसरा आ जाता है कि जब वस्तु सी के बीच हो, सी पर हो तो प्रतिबिंब भी उसका सी पे बनेगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को इतना में दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और छठा हमारा आ जाता है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, एक आप लोग को याद करना है कि जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, जब वस्तु पी और एफ के बीच हो तो इसका हमारा बन जाता है काल्पनिक बन जाता है, यानी कि दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के पीछे बनता है। यही हमारा सबसे भी आई है कि जब ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब
जब वस्तु वक्रता के माफ़ करिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब उसका काल्पनिक होगा। काल्पनिक बोले तो आप लोग समझिएगा कि सीधा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आई होप कि आप लोग अवतल दर्पण में सभी को समझ गए होंगे। अवतल दर्पण के सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिया गया कि जब वस्तु कहाँ होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कितना बड़ा बनेगा। अब हमारा लास्ट आ जाता है दूसरा, हमारा रहता है उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में हमारा 2 ही स्थिति आता है। उसमें अवतल दर्पण में तो हमारा 6 स्थिति को देखें, लेकिन उत्तल दर्पण में हम लोग 2 ही स्थिति के बारे में जानना है। इसमें हमारा 2 ही स्थिति चलता है। पहला स्थिति हमारा आ जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो। पहला स्थिति आ जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब कि वस्तु बहुत दूर हो, जिससे समांतर किरण आ रही है। अनंत का मतलब समझिएगा कि उससे समांतर किरण आ रही है। तो जब वस्तु अनंत पर हो और उत्तल दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो वह फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे बनेगा और सीधा बनेगा, यानी कि बहुत छोटा बनेगा। पहला तो हमारा फोकस पे बनेगा, दूसरा पहला फोकस पे बन रहा है, दूसरा सीधा बनेगा। सीधा बोले तो हम आप लोग समझिएगा, सीधा मतलब कि वास्तविक नहीं, यहाँ सीधा मतलब कि काल्पनिक। वास्तविक मतलब उल्टा और काल्पनिक मतलब सीधा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि वास्तविक बोले तो समझिएगा कि वास्तविक बोले तो समझिएगा उल्टा और काल्पनिक बोले तो समझिएगा सीधा। तो पहला हो गया कि वस्तु एक पर बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एक पर यानी कि फोकस पे बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। वस्तु जब सीधा हो तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा और काल्पनिक होगा। सीधा का मतलब कि काल्पनिक। और तीसरा हो जाएगा कि बहुत छोटा बनेगा। यह एक वीवीआई पॉइंट है। वीवीआई पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे कि जब वस्तु अनंत से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा यानी कि सीधा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। देखिए बहुत छोटा यानी कि न के बराबर, वस्तु के तुलना में न के बराबर है, मतलब कि बहुत छोटा। दूसरा स्थिति आ जाता है। इसमें हमारा पहला स्थिति हो गया कि जब वस्तु अनंत पे है, और दूसरा स्थिति इसमें केवल एक ही रहता है कि जब वस्तु दर्पण से आगे हो। इसमें कोई वक्रता केंद्र, चूँकि इसमें सभी वक्रता केंद्र फोकस सभी इस ओर होते हैं, इसलिए इसको केवल हम लोग मानते हैं दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे तो पहला हो जाएगा, दूसरा स्थिति हो जाएगा कि जब वस्तु दर्पण से आगे हो। दर्पण वस्तु से आगे किसी भी स्थान पर हो, दर्पण से आगे किसी भी दूरी पर हो, केवल अनंत पे नहीं होना चाहिए। अनंत को छुड़ा कर वस्तु जब किसी भी स्थान पर हो, तो मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे है, तो वस्तु यहाँ पे है तो उसका प्रतिबिंब हमारा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से एक समांतर किरण चला और परावर्तन के बाद इस ओर लौट चला, तो इस ओर लौट चला। तो चूँकि हमारा यहाँ पे यह हमारा कर्वेचर है, तो हम लोग ऐसा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हम लोग ऐसा आभास करते हैं कि परावर्तन के बाद ऐसे यह फोकस से होकर जाकर मिल रही है, तो ऐसा हम लोग आभास किए। और यहाँ से भी हम लोग ऐसा एक आभास किए कि वक्रता केंद्र से एक किरण ऐसे जा रही है और फिर इसी पे वापस लौट आई। तो जो किरण यहाँ से वक्रता केंद्र से वस्तु तक जाती है और उसी पे लौट जाती है, और यह किरण जो वस्तु से निकलकर परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, इन दोनों के कटान बिंदु को हम लोग प्रतिबिंब का स्थिति कहते हैं। तो यह रेखा और यह रेखा दोनों जहाँ प्रतिच्छेद करा, इसको हम लोग प्रतिबिंब का स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना। तो हम लोग कहेंगे कि जब उत्तल दर्पण के आगे वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु यहाँ पर इतना बड़ा है और प्रतिबिंब यहाँ पे इतना छोटा है। तो उत्तल दर्पण में हम लोग कहेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के आगे रखा जाए तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। पहला तो हमारा हो गया कि P और F के बीच बनेगा, पहला हमारा हो गया कि P और F के बीच बनेगा। दूसरा हो गया कि काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक यानी कि सीधा बनेगा। काल्पनिक बोले तो सीधा, काल्पनिक बोले तो सीधा समझिएगा।
काल्पनिक बोले तो सीधा समझिएगा, काल्पनिक बोले तो सीधा। और तीसरा हो जाएगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, छोटा। आई होप कि आप लोग प्रतिबिंब के स्थिति को समझ गए होंगे। अवतल दर्पण में हम लोग 6 स्थिति को समझ गए और उत्तल दर्पण में 2 स्थिति को समझ गए। तो उत्तल दर्पण वाला हमारा आसान पड़ता है, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे और वस्तु से बहुत छोटा। और वो उत्तल दर्पण में आप लोग यह बात एकदम खास कर एकदम VVI इसको समझिए। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, तो उसमें हमारा ऑप्शन दिया रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हम लोग मानेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है और अवतल दर्पण में दोनों बनता है। अवतल दर्पण में हम लोग देख लिए कि जब वस्तु दर्पण के पीछे हो तब काल्पनिक बनता है, तब काल्पनिक बनता है। नहीं तो जब दर्पण से आगे इधर हो, जब वस्तु दर्पण से नीचे, माफ करिएगा, जब प्रतिबिंब वस्तु से नीचे हो, मतलब कि दर्पण से इधर हो, दर्पण के आगे हो, तो वह वास्तविक होगा। जब दर्पण से आगे हो तो वह वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे चला गया तो वह काल्पनिक होगा। काल्पनिक बोले तो सीधा और वास्तविक बोले तो उल्टा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, वास्तविक बोले तो उल्टा और काल्पनिक बोले तो सीधा। तो आई होप कि आप लोग गोलीय दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को समझ गए होंगे। पार्ट 6 में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 7 में कुछ फार्मूला को डालेंगे और सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में एक फार्मूला होता है कि उसको हम लोग पार्ट 7 में समझते हैं कि दर्पण सूत्र होता है। एक दर्पण सूत्र होता है कि 1 = V + 1 = U = 1 = F है। 1/V + 1/U = 1/F है। यह एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग पार्ट 7 में सिद्ध करेंगे। तो इतना के लिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।